नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछला वीडियो में आधुनिक इतिहास पर चर्चा किया था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में बंगाल में कैसे विस्तार हुआ, कितना विस्तार हुआ, इस पर हमने चर्चा किया था। आज हम अवध पर चर्चा करेंगे। जब बात अवध की आती है तो हमें बक्सर का युद्ध देखना होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? एज ए स्टूडेंट आपको इसका डेट भी याद रखना होगा कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। अब कोई युद्ध हुई, क्रांति हुई, तो आखिर क्यों? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होगा। इसकी पृष्ठभूमि को हम समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग करना प्रारंभ किया था। आप पिछला वीडियो में देखे होंगे कि फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। संजोग बस उसी समय अंग्रेजों का एक दल आया, जिसमें एक डॉक्टर थे जो इनका इलाज किए और फर्रुखसियर ठीक हो गए। अब वह खुश होकर 3000 रुपया मात्र 3000 रुपया में पूरे बंगाल पर व्यापार करने का छूट देते हैं, जबकि उस समय बंगाल से 3 करोड़ रुपया का व्यापार होता था। अब उस दस्तक का अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। इससे पहले आप थोड़ा यदि बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में एक नवाब मिलता है मीर कासिम, जिसने अपना राजधानी बिहार में मुंगेर लाया था। तो मुंगेर राजधानी बनाने वाला पहला नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। इसने मुंगेर क्यों लाया? क्योंकि जो राजधानी थी पहले, वहाँ पर षड्यंत्रकारी थे, अंग्रेजों का चमचा सब था। तो वहाँ पर मीर कासिम को शासन करने में बन नहीं रहा था, इसीलिए उसने मुंगेर लाया और हुगली के बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित कर दिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए थे। अंग्रेज ने मीर कासिम को हटाकर फिर से जो क्लाइव का गधा था मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना देता है। अब बंगाल के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मीर कासिम आपदस्थ हो गया था। इधर मुगल बादशाह भी नाराज चल रहा था। क्यों? क्योंकि वह दस्तक का दुरुपयोग कर रहा था। अब मीर जाफर और इधर मुगल बादशाह दोनों अंग्रेज का विरोधी हो गए और एक अवध के नवाब को मिला लिया मीर कासिम ने। अब 3 आदमी हो गए, मीर कासिम, मुगल बादशाह और अवध का नवाब। तीनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ एक त्रिगुट बनाए। तीनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ एक त्रिगुट बनाए। इस त्रिगुट में शामिल कौन कौन था? तो अभी हम देखें, बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो इस त्रिगुट में शामिल कौन था? बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इधर इस त्रिगुट को मिला लिया जाए तो 50,000 की सेना थी और अंग्रेज के तरफ से जो हेक्टर मुनरो था सेनापति, मात्र 50,000 सेना थी। त्रिगुट में 50,000 सेना थी, जबकि हेक्टर मुनरो में 5,000 की सेना थी। तो ये 5,000 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 5,000। तो एक तरफ 50,000 की सेना और दूसरे तरफ 5,000 की सेना थी। अब बताइए कि 50,000 सेना यदि 5,000 सेना से हार जाए तो क्या होगा? थू हो जाएगा। यही हाल हुआ त्रिगुट का। मुगल बादशाह अवध और बंगाल की संयुक्त सेना 50,000 सेना अंग्रेज की 5,000 प्रशिक्षित सेना से हार जाती है। क्यों हारी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें यह जानना होगा कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है।
त्रिगुट बनता है बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह का शाह आलम द्वितीय। इसके संयुक्त 50,000 सेना अंग्रेज की हेक्टर मुनरो की 5,000 सेना से हार जाती है। अब जब अंग्रेज जीत जाता है तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस युद्ध का परिणाम हम 2 चरण में देखते हैं। पहला इलाहाबाद की संधि और दूसरा बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बना। कौन बना बंगाल का नवाब? नजमुद्दौला। इलाहाबाद की संधि 2 भाग में होती है। पहला 12 अगस्त 1765 को, दूसरा 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त को मुगल बादशाह के साथ और 16 अगस्त को अवध के नवाब के साथ। दोनों में जो है संधि में क्लाइव आता है। कौन आता है? क्लाइव। तो क्लाइव को कहा भी गया है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। ये जहाँ भी रहता है समझिए कि अंग्रेज के पक्ष में बहुत अच्छा काम करता है। अब संधि करने बैठा तो जरूर अंग्रेज को फायदा होगा। ऐसे भी जीता कौन? तो अंग्रेज जीता। जो जीतेगा उसी के शर्त पर संधि होगा और निश्चित रूप से जब शर्त उसका होगा तो फायदा भी सबसे ज़्यादा उसका होगा। तो 12 अगस्त को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है। और दोस्तों यही 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि पूरे भारत राज्य में शासन करने के लिए अंग्रेजों को आमंत्रित करती है। एकदम पैसा 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 का बौछार लगा देने वाला यह संधि होगा। देखिए कैसे 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है मुगल और ब्रिटिश के साथ। शाह आलम द्वितीय इधर से क्लाइव रहता है। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। दीवानी मतलब क्या? रेवेन्यू। रेवेन्यू का पावर दे दिया गया, यानी अब टैक्स लगाएगा कौन? तो अंग्रेज। टैक्स वसूलेगा कौन? तो अंग्रेज। टैक्स का बंटवारा करेगा तो कौन? अंग्रेज। यानी हर तरफ से लूट ही लूट मचा दिया अंग्रेजों ने। और 1765 से 72 के शासनकाल को के.एम. पन्नीकर इतिहासकार कहते हैं कि यह समय बंगाल में डाकू राज का था। हर तरफ से पैसा लूटा। और इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानने के लिए पॉलिटी का आप पहला क्लास देखेंगे तो उसमें हम बताए हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का ज़रूरत क्यों पड़ा। पहली बार कंपनी पर शासन करने के लिए ब्रिटिश सम्राट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। उसका भी बैकग्राउंड 12 अगस्त 1765 को हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की संधि है, जिसमें कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया था दीवानी के रूप में। तो वहाँ पर हम इसका डिटेल देखेंगे। फिलहाल हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं। तो यह जब दीवानी दे दिया गया तो सारा टैक्स का पावर किसको दे दिया गया? तो कंपनी को दे दिया गया। कंपनी ने कहा कि हम 26 लाख सालाना देंगे, लेकिन दिया नहीं कभी पूरा। तो कौन उसको बोलता? वह तो जीता हुआ था। और साथ ही साथ उत्तरी हैदराबाद का क्षेत्र भी मुगल बादशाह से कंपनी ले लिया। उत्तरी हैदराबाद का क्षेत्र क्या? जो समुद्र के किनारे था, तेलंगाना ये सब। तो ताकि इसका क्या हो, समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बन सके यदि तटीय किनारा इसका हो जाएगा तो 12 अगस्त 1765 में ये 3 चीज़ हुआ। पहला तो दीवानी दिया, दूसरा कंपनी कहा देंगे लेकिन दिया नहीं, तीसरा उत्तरी हैदराबाद का क्षेत्र ले लिया। हालांकि फिर आगे जाकर मुगल बादशाह को संतुष्ट करने के लिए 2 राज्य दे दिया था अवध से लेकर। देखते हैं क्या दिया है। अब बात 16 अगस्त की आती है, इलाहाबाद की संधि अवध और ब्रिटिश के बीच। अवध इसमें तो बिना मतलब का आ गया था। अंग्रेज सोचा कि अवध बहुत बाबा बन रहा है, अवध को कोई काम था नहीं। ठीक है, मीर कासिम को तो हम हटाए तो लड़ा,
मुग़ल बादशाह के दस्तक का दुरुपयोग किए तो लड़ा, ये अवध क्यों आ गया। अब उसने भारत के अवध जैसे अन्य राज्य के नवाबों को सीख ले, इसके लिए क्या किया, एक भारी भरकम जुर्माना अवध पर लगाया, 50 लाख रुपया, ताकि अन्य अवध जैसे क्षेत्र के नवाब इससे सबक ले कि बिना मतलब के अंग्रेज से उलझने का नहीं है। 50 लाख रुपया हर्जाना लिया और साथ ही साथ 2 जिला करा और इलाहाबाद का जिला लेकर अवध के नवाब से मुग़ल बादशाह को दे दिया। यानी ये 2 जिला अवध के नवाब से लिया और मुग़ल बादशाह को दे दिया। मुग़ल बादशाह को क्यों दिया, क्योंकि वो सेंटर था और बादशाह से ज़्यादा पंगा लेना भी सही नहीं था। उससे ऐसे भी ज़्यादा ले लिया था, एक तो दीवानी ले लिया, पैसा भी नहीं दे रहा था, उत्तरी हैदराबाद का क्षेत्र भी ले लिया। तो उसको सहानुभूति दर्शाने के लिए कहा ठीक है लो, तो हम उत्तरी हैदराबाद का क्षेत्र लिए थे, तुम करा और इलाहाबाद ले लो, खुश रहो, टेंशन मत लो। अवध को सबक सिखाया कि अगला बार से ऐसा नहीं करना, नहीं तो 50 लाख की जगह जो है ना 500 लाख लेंगे। इससे क्या हो गया, अन्य लोग भी डर गए। ऐसे आप जानते होंगे या देखे होंगे कि क्लास में यदि सभी बच्चा को डराना रहे तो कोई एक बच्चा को खूब पीटो, इससे क्या होगा, बाकी बच्चा सरेंडर रहेगा, उसको पीटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वही हाल क्या है यहाँ पर अंग्रेज अवध के साथ। 50 लाख का जुर्माना लिया, 2 जिला भी ले लिया। अब अवध सोचा हम बेकार इस पंगा में पड़े थे मीर कासिम के कहने से। तो बंगाल में क्या हुआ, द्वैध शासन आ गया। जैसे ही दीवानी मिला तो ब्रिटिश को राजस्व प्रधान का क्षेत्र मिल गया। इसमें क्या हुआ, टैक्स लगाना, टैक्स वसूलना, टैक्स का आवंटन, सब कुछ ब्रिटिश के पास चल गया। और बाकी जो प्रशासन रहा वो कहाँ चल गया, बंगाल के नवाब के पास। यानी 2 केंद्र हो गया, पहला नवाब और दूसरा अंग्रेज। अब ये जो टैक्स का आवंटन था, ये भी कंपनी अपनी इच्छा अनुसार टैक्स का हिस्सा देती थी। कभी मन हुआ तो बंगाल के नवाब को दिया और कभी मन हुआ तो नहीं दिया। इससे क्या हो रहा था, तो बंगाल के नवाब की छवि लोगों के बीच खराब हो रही थी। तो देखिए, दोहरा काम किया अंग्रेज, एक तो पैसा भी ले लिया, दूसरा उसको नवाब का नवाब बने रहने दिया, तीसरा क्या किया कि जिम्मेदारी प्रशासन का उसको दे दिया। अब बताइए, नवाब प्रशासन संभाल रहा है, अब पैसा ले रहा है अंग्रेज। अब नवाब को भी ज़रूरत पड़ेगा कि हमको 100 करोड़ चाहिए, अंग्रेज कहेगा ठीक है देंगे, लेकिन देता नहीं था। तो बताइए कि प्रशासन सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो नवाब का छवि जनता में खराब हो रहा था। अब हम इसका महत्व देखेंगे। इससे क्या पता चला कि ब्रिटिश सैन्य कुशल है, भारतीय सैन्य का खोखलापन उजागर हुआ और नवाबों की गलत रणनीति और गलत नेतृत्व क्षमता का उजागर हुआ। इलाहाबाद की संधि से भारतीय नवाबों को संदेश दिया गया, खासकर जो अवध को जो 50 लाख का जो जुर्माना लगाया, उससे संदेश दिया कि हमारे खिलाफ किया गया गुटबंदी बहुत नुकसानदेह साबित होगा। और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी मिला, जो द्वैध शासन हुआ, उससे बड़े पैमाने पर धन मिला और उसका प्रयोग सैन्य संरचना को मजबूत करने में किया गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को क्या मिला, तो बल मिला। यानी दोहरा काम हो गया, एक तो रुपया भी आया और दूसरा उसको वह सेना पर खर्चा किया ताकि उसका सेना और मजबूत हो जाए, ताकि वह जो है अपना साम्राज्य को फैला सके। और क्या किया, तो बंगाल के नवाब को जनता की नज़र में बदनाम किया, जिससे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोग समझने लगे कि बंगाल के नवाब से अच्छा कंपनी का शासन है। अतः हम कह सकते हैं कि बक्सर ने पलासी के अधूरे निर्णय को पूरा कर दिया। दोस्तों, पलासी न होता तो बक्सर न होता, पलासी न होता तो बक्सर न होता, और बक्सर न होता तो देश गुलाम न होता। तो पलासी से अंग्रेज को बंगाल मिला और बक्सर से पूरा हिंदुस्तान मिला।
तो पलासी आधा रास्ता खोला और बक्सर तो पूरे हिंदुस्तान में रास्ता खोल दिया। अब हम अवध के नवाब को देखते हैं। अवध का नवाब जो स्वतंत्र अवध का संस्थापक था, उसका नाम था सआदत बुरहान उल मुल्क। सआदत बुरहान उल मुल्क। शुजाऊ दौला। शुजाऊ दौला के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अभी हम देखें शुजाऊ दौला कि बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ, इलाहाबाद की संधि में शामिल हुआ और पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में भी यह शामिल था। अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था शुजाऊ दौला। आसफ उद दौला क्या है? तो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किया और लखनऊ में रूमी दरवाज़ा व इमाम बाड़ा बनवाया। तो रूमी दरवाज़ा व इमाम बाड़ा बनवाया, इसलिए आसफ उद दौला को थोड़ा याद करना जरूरी हो गया। वाजिद अली शाह, यह अंतिम नवाब था। जेम्स आउट्रम के कुशासन के रिपोर्ट के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को आपदस्थ करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। देखिए, अंग्रेज़ क्या कर रहा था, जहाँ जीत रहा था ना, वहाँ पर अपना एक ऑफिसर को, एक अधिकारी को छोड़ देता था, इसलिए कि वह वहाँ के शासन पर रिपोर्ट बनाए कि वहाँ का राजा, वहाँ का नवाब शासन अच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी समझ लीजिए कि उसका रणनीति का हिस्सा था कि आगे हमको कब्जा करना है। इसके लिए वह अधिकारी को भेज देता था और अधिकारी कोई ना कोई बहाना खोज कर इस ताक में लगे रहता था कि उसे फिर से हम क्या कर सके, ऑथेंटिक रूप से कब्जा कर सके। लोगों के बीच यह संदेश भी चला जाए कि यह शासन अच्छा से नहीं किया, इसलिए हम ले लिए, और लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति भी बनी रहे। इसीलिए जेम्स आउट्रम जैसा अधिकारी को वाजिद अली शाह के शासनकाल में छोड़ा गया और उसके खिलाफ जो है कुशासन का रिपोर्ट बनाया, यानी अच्छा से शासन नहीं कर रहा है वाजिद अली शाह, इसलिए अवध को जो है ब्रिटिश राज में मिला लिया जाए। और इस तरह से दोस्तों अवध कहाँ शामिल हो गया? तो ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया। तो हम देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, लास्ट में हम 5 मिनट जो है शॉर्ट में उसको रिवीजन करते हैं। तो चलिए, अवध बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। इसमें त्रिगुट बनता है बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजाऊ दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसका जो है संयुक्त 50,000 सेना रहता है और दूसरे तरफ ब्रिटिश का हेक्टर मुनरो का 5,000 सेना रहता है। त्रिगुट की 50,000 सेना हेक्टर की 5,000 सेना से हार जाती है और इसका परिणाम में इलाहाबाद की संधि होती है। बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाया जाता है। इलाहाबाद की संधि 2 डेट में होती है, मुगल बादशाह के साथ 12 अगस्त को और अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त को। अब हम 12 अगस्त 1765 को देखते हैं। यह संधि ब्रिटिश के क्लाइव के साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, जिसमें मुगल बादशाह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे देती है। उत्तरी हैदराबाद का क्षेत्र भी मुगल बादशाह कंपनी को दे देती है। 16 अगस्त 1765 अवध के शुजाऊ दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। करा और इलाहाबाद का जिला भी अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन आ गया। ब्रिटिश में जैसे राजस्व प्रधान मिल गया, अब बंगाल के नवाब को शेष समस्त प्रशासन मिला। जैसे राजस्व प्रधान में क्या था, तो टैक्स लगाएगा, टैक्स वसूलेगा, टैक्स का आवंटन करेगा अपनी इच्छा अनुसार। और शेष प्रशासन बंगाल का नवाब, यानी 2 केंद्र हो गया, एक नवाब और एक अंग्रेज। इससे क्या हुआ, इससे जो है द्वैध शासन पर बड़े पैमाने पर धन मिला। भारतीय नवाब की गलत रणनीति उजागर हुई, भारतीय सैन्य का खोखलापन उजागर हुआ। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बक्सर ने पलासी के अधूरे निर्णय को पूरा किया। यदि दोस्तों पलासी ना होता तो बक्सर ना होता, और बक्सर ना होता तो देश गुलाम ना होता। पलासी से बंगाल मिला, बक्सर से पूरा हिंदुस्तान मिला। अवध के नवाब की जब बात आएगी
तो सआदत बुरहानुल मुल्क स्वतंत्र अवध का संस्थापक था। शुजा-उद-दौला बक्सर के युद्ध में शामिल था, इलाहाबाद की संधि में शामिल था और पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल था। आसफ-उद-दौला लखनऊ में रूमी दरवाज़ा व इमाम बाड़ा बनवाया और वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। जेम्स आउटरम के कुशासन के रिपोर्ट के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को आपदस्थ करके अवध को ब्रिटिश राज में मिला दिया गया। तो दोस्तों, आज हम ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अवध में इस चैप्टर को पूरा करते हैं और अगले वीडियो में हम ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार मैसूर पर विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इतना देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर से। उम्मीद है कि आपका दिन एवं रात्रि दोनों अच्छा हो और आगे भी अच्छा जाए। धन्यवाद।